हेलो फ्रेंड्स। आप सभी ठीक होंगे अपने घरों पर, आई होप। तो आज का हमारा जो टॉपिक है योजना, जो मई 2021 की है, उसका आपको पता है, मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि उसका मेन थीम फेडरलिज्म है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वन नेशन वन इलेक्शन। तो चलिए इसे डिस्कस करते हैं। इसमें बताया गया है, इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा कुछ बेसिक इसके बारे में बताना चाहूंगा, जो इस तरह से होगा। देखिए, जो इलेक्शन है, इलेक्शन एक टर्म है। इलेक्शन का मतलब क्या होता है? इलेक्शन का मतलब इलेक्ट होने से है, यानी कि जब आप किसी को चुनते हैं तो वो प्रोसेस एक इलेक्शन कहलाता है। इसका मतलब होता है टू सिलेक्ट और मेक अ डिसीजन, यानी कि किसी को चुनना या एक निर्णय पर पहुंचना। अब जो डिसीजन पर पहुंचना है या किसी को चुनने की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है, ये पॉपुलेशन या कोई इंडिविजुअल या मल्टीपल इंडिविजुअल जो है इसको चुनते हैं। इलेक्शन का मतलब हमेशा ये नहीं है कि वो नेशन के लिए किया जाएगा, ग्रुप के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए, यूनियन के लिए इलेक्शन होते रहते हैं। इलेक्शन के कई स्वरूप होते हैं, लेकिन आज हम जिस इलेक्शन की बात कर रहे हैं वो हम नेशनल इलेक्शन या नेशनल इलेक्टोरल सिस्टम की जो है उसमें कुछ रिफॉर्म्स के बारे में हम लोग आज बात करेंगे। अब इस चीज को अगर हम ध्यान से देखेंगे, जो इलेक्टोरल सिस्टम है उसकी बात अगर हम करेंगे, तो उसमें हम नेशनल इलेक्शन के बारे में, एक देश में एक ही तरह से इलेक्शन कैसे कराया जाए, इसके बारे में आज हम देखेंगे। तो जब हम बात कर रहे हैं, इलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो इलेक्शन आप ऐसा देख सकते हैं कि इलेक्शन एक मैकेनिज्म है जो आज की मॉडर्न डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट करता है। देखिए, किसी भी डेमोक्रेसी में इलेक्शन एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है। डेमोक्रेसी में लगातार चेंजेस होते रहते हैं, सरकारें बदलती रहती हैं। डेमोक्रेसी में कई पार्टीज रहती हैं, टू पार्टी सिस्टम हो सकता है, मल्टी पार्टी सिस्टम हो सकता है, जैसे इंडिया में है। इंडिया में एक ही बार में कई पार्टीज इलेक्शन में उतरती हैं, जिसमें नेशनल और रीजनल पार्टीज जो है रहती हैं। तो जहां इलेक्शन हो रहे हैं, यानी कि वो उस एरिया की डेमोक्रेसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इलेक्शन नहीं हो रहे हैं और रूल वहां पर चल रहा है, तो वो उस कंट्री की ऑटोक्रेसी को जो है वो दिखाता है। ऑटोक्रेसी भी हो सकती है, कहीं पे राजतंत्र भी हो सकता है। अलग अलग फॉर्म हैं दुनिया भर में गवर्नमेंट्स को रन करने के लिए। खैर, हमारा जो टॉपिक है वो इलेक्शन है। इसमें एक टर्म आती है बहुत इंपॉर्टेंट, जो है सरफराज। एक टर्म आती है, सफराज एक टर्म आती है। इसका मतलब होता है राइट टू वोट, यानी कि वोट करने का जो अधिकार है वो सफराज कहलाता है। सफराज शब्द जो सफराज वर्ड है, ये 19th सेंचुरी के दौरान काफी सुर्खियों में रहा, क्योंकि पहले पहल दुनिया भर के देशों में कुछ एलिट ग्रुप को, और खासकर मर्दों को ही, जो मेल मेंबर हैं, उनको ये वोटिंग राइट हुआ करता था। लेकिन बाद में ये मूवमेंट जो सफराज मूवमेंट के नाम से फेमस हुआ, ये चलाया गया। जो सोसाइटी के जो दूसरे ग्रुप हैं, जो वर्ग हैं, उनको भी वोट करने के अधिकार का, यानी कि जो राइट टू वोट के लिए मूवमेंट चला, स्पेशली वुमेन्स ने भी इसमें जो है पार्टिसिपेट किया। तब ये टर्म, जो सफराज जो टर्म है, ये काफी फेमस हुई। चलिए, इलेक्टोरल सिस्टम की अगर हम बात करें, तो जो इलेक्टोरल सिस्टम है, इलेक्टोरल सिस्टम को आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट होता है, यानी कि संविधान में इसके बारे में लिखा हुआ है अलग अलग देशों में। इसमें क्या होता है कि जो वोटिंग सिस्टम होता है वो पॉलिटिकल वोट के थ्रू पॉलिटिकल डिसीजन को कन्वर्ट कर देता है, यानी कि कंट्री के जो सिटीजन है, उनका माइंडसेट क्या है, वो किस पार्टी को चुनना चाह रहे हैं, लोग वोटिंग के थ्रू उसको चुनते हैं। ये पूरा प्रोसेस ही इलेक्टोरल सिस्टम कहलाता है। इलेक्टोरल सिस्टम में जो वोटिंग का जो स्वरूप होता है, जो वोटिंग है, या तो वो बैलेट पेपर से दी जाती है या ईवीएम से दी जाती है। इंडिया में पहले बैलेट पेपर से किया जाता था, लेकिन अब इंडिया में जो वोटिंग है वो ईवीएम से किया जाता है। ये जो सिस्टम है, जो वोट इलेक्टोरल सिस्टम है, ये कई तरीके से दुनिया भर में जो है फॉलो किया जाता है। ये प्रोपोर्शनल हो सकता है, मेजोरिटियन हो सकता है। जो पूरी दुनिया भर में जो फेमस है वो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट इलेक्टोरल सिस्टम है, यानी कि ज्यादा वोट जिसको जाती है, पूरे के पूरे मेजोरिटी में से ज्यादा वोट जो लेता है, वो जो है वहां पे उसकी सरकार चुनी जाती है। उसके अगेंस्ट में कितना वोट गया ये नहीं देखा जाता, उसके फेवर में कितना वोट गया ये देखा जाता है। यानी कि अगर 10 पार्टी के कैंडिडेट हैं और एक पार्टी के कैंडिडेट को उन सबसे ज्यादा वोट अगर मिल रहे हैं, तो ये फर्स्ट पास द पोस्ट इलेक्टोरल सिस्टम कहलाता है। इसके अलावा सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम भी होता है। कई तरह से जो हमारे प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, जो हमारे यहाँ जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन किया जाता है, तो उसमें सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का जो है सिस्टम को फॉलो किया जाता है। एनी हाउ, उसके बाद जो नेक्स्ट होता है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की बात आती है। इंडिया में, क्योंकि हम यहाँ जो बात कर रहे हैं, आज जो हम बात कर रहे हैं, जिस इलेक्टोरल सिस्टम की बात करने जा रहे हैं,
वो इंडिया के कंसर्न में ही है। इंडिया में इलेक्शन कराने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है। इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन में जो है जगह की गई है। आर्टिकल 324 बताता है कि इंडिया में एक इलेक्शन कमीशन होगा और वो इंडिया में जो है निष्पक्ष यानी कि अनबायस्ड जो है इलेक्शन कराएगा, और ये फेयर इलेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है पूरे देश में। इसका एस्टैब्लिशमेंट 1950 में किया गया, जब देश आजाद हुआ उसके ठीक बाद में। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? कॉन्स्टिट्यूशन ये बताता है, कॉन्स्टिट्यूशन इसको पावर देता है कि वो इलेक्शन को सुप्रिटेंड करे, उसको डायरेक्शन दे और इलेक्शंस को कंट्रोल करे। अब किन इलेक्शंस को कंट्रोल करे? जो सबसे फेमस इलेक्शन है उसमें लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जो इलेक्शन है ये सबसे फेमस होते हैं, जिसमें जनता जो पब्लिक होती है, जो पॉपुलेशन होती है, सिटीजन होते हैं जिनको वोटिंग राइट है, वो डायरेक्ट इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इंडिया में जो भी भारत का सिटीजन है, जो हमारे यहाँ सिटीजनशिप एक्ट जो बताता है उसके अनुसार, उसके अकॉर्डिंग कोई भी जो पर्सन जो यहाँ पर हमारे यहाँ पर अडल्ट है, जो 18 साल से ऊपर का है, वो यहाँ पर वोट कर सकता है। खैर, मैं आपको बता रहा था कि हमारे यहाँ पे जो वोटिंग सिस्टम है आर्टिकल 324 के तहत, उसमें लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, राज्यसभा और इसके अलावा स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन जो है शामिल हैं। ये सभी के सभी इलेक्शन जो है हमारे यहाँ इलेक्शन कमीशन कराता है। जो लोकल बॉडीज हैं, जिसमें हम देखेंगे जो यूएलबीज और जो पंचायती राज है, उसके जो इलेक्शन है, ठीक है, वो कराता है हमारे यहाँ पे स्टेट इलेक्शन कमीशन। जो पंचायती राज और जो अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शन है, वो उसके लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हमारे यहाँ पर पहले जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने का जो अधिकार था वो 21 साल से बड़े जो उम्र के लोग हैं उनके लिए था। लेकिन बाद में यहाँ पर एक अमेंडमेंट लाया गया, 61th अमेंडमेंट लाया गया कॉन्स्टिट्यूशन का 1988 में, जिसमें ये प्रोविजन किया गया कि 18 साल से ऊपर के सभी नागरिक वोटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। इंडिया में एट प्रेजेंट 543 पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं और 4120 जो है वो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। ये असेंबली स्टेट असेंबलीज कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं। देखिए, जब आप चुनते हैं, जब पार्लियामेंट के लिए वोट करते हैं, तो आप वोट करते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिलके सरकार बनाते हैं, जिसकी मेजोरिटी आती है, चाहे वो कांग्रेस गवर्नमेंट हो, बीजेपी या दूसरी सरकारें हो, तो वो अपना मिलके पीएम चुनती हैं। यानी कि जो पार्लियामेंट ऑफ मेंबर हैं वो मिलके सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए सरकार बनाते हैं। जैसे आजकल हमारे जो प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। और ये जो असेंबलीज होती हैं, जो स्टेट असेंबलीज हैं, इसमें आप इलेक्शन करते हैं एमएलएज के लिए। ठीक है, मैं लेक्चर को ऐसे बना रहा हूं ताकि जो बिगनर्स हैं वो भी इसको देख पाए, योजना में फिर उनको दिक्कत ना आए। तो एमएलए के लिए जो चुनाव होता है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए होता है। तो ये जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं अलग अलग राज्यों में या यूनियन टेरिटरीज में, वो कुल मिला के 4120 है। तो इस तरह से यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन इलेक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब बात करते हैं जो आज का टॉपिक है। आज का टॉपिक जो है वो है वन नेशन वन इलेक्शन, यानी कि इसमें यह बताया गया है कि देश में एक ही बार में इलेक्शन किया जाना चाहिए और एक ही इलेक्शन के थ्रू दोनों सरकारों को वो उसमें जो है हम अपने लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए और पार्लियामेंट के लिए एक ही बार में इलेक्शन करें। देखिए, इसकी शुरुआत कब होती है? इसकी शुरुआत होती है जब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई गई और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने प्रपोज किया कि जो है कॉन्स्टिट्यूशन में इलेक्शन और इलेक्शन कमीशन को जगह दी जानी चाहिए। लेकिन तब एक जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इस बात में मेंशन किया कि हमें एक ड्राफ्टिंग कमेटी बनानी होगी, जिसमें हमें दो अल्टरनेटिव्स पे काम करना होगा इलेक्शन कमीशन के। पहले ये कि इलेक्शन कमीशन परमानेंट बॉडी होना चाहिए या फिर इसको टेम्पररी बॉडी बनाया जाना चाहिए। ये बात जो है यहाँ पर रखी गई। फिर इस प्रपोजल में ये भी पॉसिबिलिटी की गई कि जो है पार्ट टाइम इलेक्शन कमीशन जो है रहना चाहिए। ये एजम्पशन किया गया कि एक ही बार इलेक्शन होने वाले हैं, फिर 5 साल इलेक्शन कमीशन क्या करेगा। तो इसके लिए ये जो है रखा गया। लेकिन इसमें एक बात निकल के सामने आई कि अगर बाई इलेक्शन होते हैं, मिड टर्म इलेक्शंस होते हैं, कुछ कैजुअल, कुछ कोई वैकेंसी जो है खाली हो जाती है, मतलब किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की या कोई लेजिस्लेटिव असेंबली है, अगर वहां पे किसी की अनसर्टेन डेथ हो जाए या वो रिजाइन कर दे, तो उस केस में क्या किया जाएगा? फिर बीच में इलेक्शन कराए जाएंगे। तो फिर उन्होंने ये भी तब हो सकता है कि परमानेंट कमीशन की जो है हमें जरूरत पड़े। ठीक है, तो इस तरीके से बात रखी गई। हो सकता है कि बीच में हम जो है 4 साल में अगर कुछ इलेक्शन हो रहे हैं तो उसके लिए हम लोगों को हायर कर ले और फिर बीच में इलेक्शन करा ले।
लेकिन कमेटी ने ये भी बताया कि मिड टर्म अगर डिसोल्यूशन हो गया असेंबलीज में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, तब क्या होगा, तब हमें मिड टर्म इलेक्शन कराने पड़ेंगे। ठीक है, तो इस तरह की बात को रखते हुए, इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इंडिया में एक परमानेंट इलेक्शन कमीशन की जो है बात की गई कि यहाँ पे एक परमानेंट इलेक्शन कमीशन की जरूरत है। आगे चल के प्रोफेसर सक्सेना ने पहले ही बताया था कि मिड टर्म इलेक्शन हो सकते हैं, तब हमें क्या करना होगा। तो उनकी प्रेडिक्शन के अनुसार 2 दशकों तक तो ठीक चलता रहा, पहले लगभग 20 साल तो ठीक चलता रहा। जब पहली बार जब जनरल इलेक्शन हुए 1951 में, तब हमने एक साथ में पैरेलल दो इलेक्शन कराए, जिसमें लोकसभा के लिए और देश में जितने राज्य थे उस समय उनके लिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शन कराए। लेकिन आगे चलकर पहली बार केरला में जो स्टेट असेंबली थी वो वहां पे जो है उसमें वो डिसोल्व हो गई, और डिसोल्व होने के बाद वहां पे मिड टर्म इलेक्शन कराने पड़े 1960 में। इसी तरह से नागालैंड और पौंडीचेरी में भी जो है जनरल इलेक्शन कराए गए 1962 में। अच्छा, एक चीज और भी हुआ कि इसके बाद धीरे धीरे स्टेट रीऑर्गेनाइज होने शुरू हुए, कुछ नई यूनियन टेरिटरीज बनाई गई, फिर स्टेट में से दूसरे स्टेट बनने की डिमांड उठने लगी, जैसे पंजाब में से निकल के हरियाणा बनाया गया, हिमाचल प्रदेश को बनाया गया। इसी तरीके से फिर आगे चल के भी कई स्टेट जो है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, या कुछ को यूनियन टेरिटरी बनाया गया, या कुछ यूनियन टेरिटरीज को स्टेट में कन्वर्ट किया गया। ये सब चीजें आगे चलकर हुई, तो इसीलिए ये पॉसिबल नहीं हो पा रहा था कि हम दोनों इलेक्शन को पैरेलल चलाएं। आगे चल के 1967 में लोकसभा भी जो है वो डिसोल्व हो गई, और उसके बाद 1971 में भी ऐसा ही हुआ। तब बीच में मतलब मिड टर्म जो है इलेक्शन कराने पड़े लोकसभा के लिए। तो ये सिचुएशन बाद में बनती चली गई। उसके बाद नेशनल इमरजेंसी लग गई 1975 में, फिर कुछ स्टेट में जो है असेंबलीज डिसोल्व हो गई 1977 में। के बाद भी फिर जो है लोकसभा इलेक्शन जो है वो डिस्टर्ब होते चले गए, यानी कि उसके बाद का जो साइकिल है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए जो एक साइकिल चलाया जा रहा था, वो डिस्टर्ब होने लगा। यानी कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन, जो सेंटर के इलेक्शन थे, वो दोनों सेपरेट होने लगे। और फिर उसके बाद 2 बार मिड टर्म इलेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भी किए गए, जो है पार्लियामेंट के लिए भी किए गए, जिसमें 1998 1999 था। अब अगर हम देखें तो पिछले दशकों में सिर्फ 4 राज्यों के इलेक्शन ही सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, यानी कि पार्लियामेंट इलेक्शन के साथ मैच हुए हैं। खैर, आर्टिकल जो हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है, आरपीए 1951, उसके सेक्शन 14 और 15 में बताया गया है कि जो इलेक्शन कमीशन है वो नोटिफाई करेगा 6 महीने से पहले। 6 महीने में किसी भी जो हाउस है जब वो खत्म होने वाली है, तो उसके 6 महीने में वो, उसके आखिरी के 6 महीने में वो जो है इलेक्शन को अनाउंस कर सकता है, लेकिन उससे पहले नहीं होगा। यानी कि वो जो असेंबली है वो अपने टर्म को कंप्लीट करेगी, 5 साल, जो भी हमारे यहाँ 5 साल का प्रोविजन है, 5 साल को कंप्लीट करेगी। आखिरी के 6 महीने में इलेक्शन को कभी भी अनाउंस किया जा सकता है। फिर ये बताया गया कि जब नोटिफाई किया जाता है इलेक्शन को, तो नोटिफिकेशन में और इलेक्शन में जो है दोनों के बीच में जो मिनिमम जो पीरियड है वो 25 डेज का होना ही चाहिए। ठीक है, ये यहाँ पर हमारे यहाँ प्रोविजन रखा गया। इसके अलावा यहाँ पर ये भी बताया गया कि जो एक पॉइंट ये भी आया कि जो लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं और जो यूनियन टेरिटरीज हैं, ठीक है, उनके इलेक्शन जो है वो साथ में भी कराए जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें एक स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढना होगा। इसके लिए हमें स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढने के लिए कुछ स्टेट्स के लिए जो है हमें देखना होगा कि किस तरीके से हम उनको रोकें, फिर उनको होल्ड पर रखें और इलेक्शन को साथ में कराया जा सके। इस तरह के कुछ प्रोविजन है। अब बात आती है कैसे सिंक्रनाइज किया जाए दोनों हाउसेस के इलेक्शन को। दोनों हाउस का इलेक्शन मतलब है यहाँ पे जो है लोकसभा से और जो है लेजिस्लेटिव असेंबली से। इसमें जो आर्टिकल 83 है उसका जो क्लोज 2 है, उसमें ये बताया गया है कि जो हाउस ऑफ पीपल है, ठीक है, यानी कि जो हमारे यहाँ पे जो हमारा जो लोकसभा होता है उसको हाउस ऑफ पीपल के नाम से भी जाना जाता है, कि उसको डिसोल्व नहीं किया जा सकता। वो अपने 5 साल तक काम करता रहेगा, या फिर वो क्या करेगा, डिसोल्व ऐसा नहीं कि उसको डिसोल्व पहले नहीं किया जा सकता। अगर सरकार पूरी तरह से मेजोरिटी में नहीं रहेगी तो उसको डिसोल्व किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे ये बताया गया कि कब नहीं किया जा सकता, कि वो अपने 5 साल तक काम करती रहेगी। कब 5 साल तक काम करती रहेगी? जिस दिन से वो बनी है या जिस दिन से उसकी पहली मीटिंग की गई, ठीक है, उस दिन से वो 5 साल तक काम जो है कर सकती है। ये इसमें बताया गया, ये इसमें प्रोविजन किया गया। इसी तरह का प्रोविजन आर्टिकल 172 में भी बताता है स्टेट असेंबलीज के बारे में। आगे चल के ये भी बताया गया कि जो जो हाउस है उसको
यहाँ पर जो उसके 5 साल कंप्लीट हो रहे हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं, उसमें कोई भी एक्सटेंशन का प्रोविजन नहीं है। ये नहीं कि वो 6 साल तक राज करेगी, उसके आखिरी के 6 महीने में इलेक्शन कराने होंगे, बस एक कंडीशन को छोड़ के कि उस कंडीशन में इमरजेंसी ना लगी हो। बाकी सभी कंडीशन में इलेक्शन जो है कराए जा सकते हैं। आगे उसने बताया कि यहाँ पे जो स्टेट हैं उसमें क्या किया गया कि वन टाइम इलेक्शन के बारे में कुछ जब अगर हम वन टाइम इलेक्शन कराते हैं तो उसके कुछ सेफगार्ड हमें लेके आने होंगे, जिसमें कुछ लीगल सेफगार्ड हमें चाहिए जो क्या करे, जो मिड टर्म इलेक्शन को होने से रोके। लेकिन अगर ऐसा होगा, अगर हम मिड टर्म इलेक्शन को रोकेंगे उसमें तो सरकारें ऑटोक्रेट हो सकती हैं। तो उसके रोकने के लिए क्या किया गया कि देखिए, जब सरकार बीच में उसकी मेजोरिटी चली जाए या अपोजिशन को लगे कि इनकी मेजोरिटी नहीं है, तो वो एक मोशन लाती है जिसको नो कॉन्फिडेंस मोशन कहा जाता है। उसमें रूलिंग पार्टी को ये बात जो है साबित करनी होती है, प्रूव करनी होती है, जिसमें बताना होता है कि नहीं, सभी लोग हमारे साथ हैं, हम उसी मेजोरिटी के साथ हैं। तो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन में ये बताया गया कि हमें क्या करना होगा, हमें नो कॉन्फिडेंस मोशन की बजाय हमें वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है लाना होगा, कंस्ट्रक्टिव वोट ऑफ जो है लाना होगा। इसमें क्या होगा, इसमें यह होगा कि अगर रूलिंग पार्टी उसकी मेजोरिटी चली जाती है तो दूसरी गवर्नमेंट का अल्टरनेट देना होगा। ऑन द स्पॉट दूसरी गवर्नमेंट को आपको जो है कंटिन्यू करना होगा, उसके बाद फिर आप आगे चल के फिर इलेक्शन करा देंगे कंटिन्यूअस दोनों को। यानी कि जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है या पार्लियामेंट है वो अपना काम 5 साल तक करेगी, फिर आप जो है फिर इलेक्शन करा सकते हैं। इसका यही एक प्रोविजन है कि जब आप दोनों हाउस के अगर इलेक्शन एक साथ कराना चाहते हैं तो यही अल्टरनेट जो है निकल के सामने आता है। अब बात आती है कि जो इलेक्शन है वो एक साथ क्यों कराया जाए, ऐसी कौन सी दो चीजें। देखिए, इसमें दो बात निकल के सामने। जो पहला पॉइंट है उसमें ये है कि इसमें जो हमारे यहाँ पे जो लेबर है, जो टाइम है, जो एक्सपेंडिचर है, जो खर्चा होगा, जो टाइम होगी, उसकी बचत होगी अगर हम एक साथ इलेक्शन कराते हैं। क्योंकि देखिए क्या होता है कि आपने अभी हाल फिलहाल भी देखा कि जब हमारे यहाँ पर कोरोना का पीरियड था तब भी हमने स्टेट में इलेक्शन कराए, अलग अलग 5 राज्यों में जो है अलग अलग तरीके से इलेक्शन कराए गए, जिसमें कुछ में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन कराए गए, तो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जो है अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शन कराए गए। तो इसमें अलग अलग जो है लेबर और एक्सपेंडिचर लगता है। अच्छा, एक चीज और है, इसमें अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शन को बाहर रखा गया है, उसके मैं पॉइंट्स को बाद में डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। और दूसरा ये भी बताया गया कि अगर यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे जो इलेक्शन की वजह से जो गवर्नेंस रुक जाती है, ठीक है, उसको भी कंटिन्यू रखा जा सकता है, कम से कम टाइम के लिए जो है इसको रोका जाएगा अगर इलेक्शन एक साथ होते हैं। अब बात आती है एक्सपेंडिचर इश्यूज पर कि अगर हम इलेक्शन एक साथ कराते हैं तो इससे हमारा काफी खर्च बचेगा। जैसे हम लोगों ने पहले देखा, अगर हम लोकसभा इलेक्शन को और लेजिस्लेटिव इलेक्शन को एक साथ कराते हैं तो इसमें क्या होगा, इसमें हमारे यहाँ पर जो एक्सपेंडिचर है वो 2 बार नहीं होगा, उसमें जो है बचत हो जाएगी। कैसे बचत होगी कि जिस तरह से हम जो हमारा पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन होता है उसके डेपुटेशन अलग अलग टाइम किया जाता है। मान लीजिए जैसे पहले जो है पार्लियामेंट के इलेक्शन हो गए, उसके बाद स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के होंगे, तो फिर बार बार जो है प्रशासन को उसमें एंगेज किया जाता है, उनकी ट्रेनिंग कराई जाती है, उनका डेपुटेशन किया जाता है, उनका रेम्यूनरेशन जो है अलग अलग बार दिया जाता है। तो अगर हम ऐसा करते हैं, हम दोनों इलेक्शन को एक साथ करते हैं, तो उससे लॉजिस्टिक अरेंजमेंट में हमें फायदा मिलेगा, ड्रिल्स को बार बार नहीं करना पड़ेगा। दूसरा क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन में, एकोमोडेशन में, स्टोरेज अरेंजमेंट में, ट्रेनिंग में, रेम्यूनरेशन में, ह्यूमन रिसोर्स में जो है बचत हो जाएगी, क्योंकि एक ही बार में 2 इलेक्शन हो जाएंगे। दूसरा, जो सेंट्रल फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट होता है वो डिप्लॉयमेंट भी रुक जाएगा, क्योंकि हमें बार बार फोर्सेस को मूव कराना पड़ता है। जो हमारी सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनको हमें जो है इलेक्शन के लिए बार बार मूव कराना होता है, तो वो डिप्लॉयमेंट हमारा रुक जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं कि ये तो है कि खर्च अगर बचेगा, लेकिन अगर हम एक साथ 2 इलेक्शन कराएंगे तो उसमें खर्च भी तो आएगा। अब वो खर्च कैसे आएगा ये देखते हैं। हम देखते हैं कि जब हम हमारे यहाँ पे आपको पता है कि वोटिंग जो है अब ईवीएम मशीन से होती है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से होती है, और पिछले इलेक्शन में हमने वीवीपैट का भी जो है इस्तेमाल किया था। इसका जो फुल फॉर्म होता है वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल होता है। इसमें एक स्लिप निकल के सामने आती है जो बताती है कि आपने जो बटन दबाया है ईवीएम में वो उसी कैंडिडेट को वोट गया, तो उसकी एक स्लिप आपको मिल जाती है, ठीक है। ये सिस्टम जो है वीवीपैट में किया गया। अब कोई भी एक मशीन होने के लिए अगर हम दोनों इलेक्शन कराते हैं तो हमें उसके लिए 2 मशीनों की जरूरत एक साथ पड़ेगी, ठीक है। यानी कि एक मशीन हमको रखनी पड़ेगी जो है उसके लिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए, और दूसरी मशीन हमें रखनी पड़ेगी जो है पार्लियामेंट जो है असेंबलीज के लिए।
तो इस तरीके से हमें एक बार में 2 यूनिट को करना होगा और एक यूनिट के 3 हिस्से होते हैं। एक जो है प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास रहती है, एक वीवीपैट होता है और एक मशीन जो है वो वहां पर रखी रहती है जिसमें आप जाके बटन को दबा देते हैं। तो इस तरीके से ये जो है वोटिंग यहाँ पर रहता है। अब यहाँ पर बता रहा है कि जो पोलिंग स्टेशन हैं ईवीएम के लिए वो एक ही जैसे होते हैं, यानी कि हमारे यहाँ पे जो पोलिंग स्टेशंस हैं, पोलिंग स्टेशंस में हम लोग यहाँ पर जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए सेम पोलिंग स्टेशन जो है पोलिंग स्टेशन रखे जाते हैं। तो इस तरीके से आपको ये जो है ध्यान में रखना पड़ता है कि सेम पोलिंग स्टेशन होने की वजह से बूथ भी सेम ही होते हैं। तो हमें क्या करना है कि वही स्टाफ में हमारा काम चल जाएगा, लेकिन जो ईवीएम मशीन है उनका खर्च बढ़ जाएगा। जैसे यहाँ पे बता रहा है कि एक ईवीएम मशीन की जो कीमत है वो 17,000 रुपए है और अगर वीवीपैट के साथ उसको लेके आते हैं तो उसमें 16,000 एक्स्ट्रा और उसमें जो है जुड़ जाते हैं। तो अगर हम एक साथ इलेक्शन कराते हैं तो इसमें क्या होगा कि जो हमारे 1 मिलियन प्लस पोलिंग स्टेशन है, यानी कि 10 लाख से ज्यादा पोलिंग स्टेशन है, उसमें हमें 4,000 करोड़ का एक्स्ट्रा बर्डन आएगा। ठीक है, तो हमें 4,000 करोड़ का एक्स्ट्रा बर्डन होगा अगर हम एक साथ इलेक्शन कराते हैं। तो उसमें आगे इसमें एक चीज और निकल के सामने आई कि लेकिन बचत भी है कुछ चीजों में, जैसे मैंने बताया कि अगर लोकसभा और असेंबली के इलेक्शन एक साथ कराते हैं तो जो इलेक्शन कैंपेन है उसका एक्सपेंडिचर घट जाएगा, जो पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं, जो अपने कैंपेनिंग चलाती है, जो अपने एजेंडा पब्लिक के सामने रखती है, तो वो हमारा जो है खर्च उस पॉलिटिकल पार्टीज का, यानी कि सरकार का कुछ खर्च जो है उसमें बच सकता है। उसके बाद जो मॉडल है कोड ऑफ कंडक्ट, अच्छा एक चीज और होती है जब हम लोग इस बात की बात कर रहे हैं, जो हमारे यहाँ जो कैंपेन चलाए जाते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी चलाती है, उससे काफी जो है जैसे ट्रैफिक में डिस्टर्बेंस होता है, फोर्स का डिप्लॉयमेंट करना होता है, बड़े नेताओं के हेलीपैड्स बार बार बनाने पड़ते हैं, तो वो एक्सपेंडिचर इस पे बच सकता है। ठीक है, फिर अब बात करते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की, उससे इस पे क्या असर पड़ेगा। देखिए मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है, जिसको हम आचार संहिता बोलते हैं। यहाँ पर क्या करता है इलेक्शन कमीशन, जब डेट अनाउंस हो जाती है इलेक्शन के लिए, तो वहां पे ठीक उसी समय हमारे यहाँ पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है। यानी कि सरकार पर रोक लग जाती है, जो सत्तारूढ़ पार्टी होती है, जो रूलिंग पार्टी होती है, उस पर रोक लग जाती है कि वो नई स्कीम को अनाउंस नहीं करेगी, लेकिन पुरानी स्कीम एज वेल चलती रहेगी, या कोई जो है फाइनेंशियल ग्रांट नहीं निकालेगी, ताकि जो वो पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इन्फ्लुएंस ना कर सके वोटर्स को, और जो दूसरी पार्टी है उनको बराबर का मौका मिले, इसीलिए ये कोड ऑफ कंडक्ट जो है लगा दिया जाता है। लेकिन जो पुरानी स्कीम है, प्रोग्राम है, जो काम है, वो जो ऑलरेडी अनाउंस है वो चलते रहते हैं, उस चीज पे कोई असर नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तो जो जब इलेक्शन, अगर दोनों इलेक्शन एक साथ में होंगे, तो इससे जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, ठीक है, वो एक ही बार लगाना पड़ेगा, वो हमें बार बार लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे गवर्नेंस अपना काम ठीक से करती रहेगी, यानी कि गवर्नेंस के काम को बार बार नहीं रोका जा सकेगा। तो ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की इसमें बात कही गई। अब अगर इसमें बात करें तो अगर इसको कंक्लूड करें, देखिए मैंने इसमें पहले भी बताया कि इसमें जो लोकल बॉडीज हैं, लोकल बॉडीज को इसमें इंक्लूड नहीं रखा गया, क्योंकि उसके अपने जो है अलग कुछ इश्यूज रहते हैं। उसका कारण ये होता है कि जो हमारे यहाँ पर जो लोकल बॉडीज हैं, उसके जो इलेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी है, वो यहाँ पे स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है। हर स्टेट का अपना एक इलेक्शन कमीशन होता है, तो स्टेट इलेक्शन कमीशन लोकल बॉडीज के लिए जो है अधिकृत रहता है, वही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखता है। अर्बन लोकल बॉडीज में लोकल बॉडीज में दो आते हैं, यूएलबीज आते हैं, अर्बन लोकल बॉडीज आते हैं। जो आपके यहाँ एमसी मेयर के इलेक्शन होते हैं वो अर्बन लोकल बॉडीज में जाते हैं, और दूसरा जो गांवों में इलेक्शन होते हैं वो पंचायती राज के, जो सरपंच के लिए, प्रधान के लिए जो इलेक्शन किए जाते हैं, वो पंचायती राज में किए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पंचायती राज का जो इलेक्शन होता है और जो अर्बन लोकल बॉडीज का जो इलेक्शन होता है, वो किया जाता है यहाँ पर इलेक्शन स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा। तो उसमें हमें ज्यादा पोलिंग स्टेशन बनाने पड़ते हैं, क्योंकि लोकल होता है तो हर जो एक एरिया होता है उसमें 3 से 4 जो है अलग अलग पोलिंग स्टेशन बनाने होते हैं, छोटे छोटे, तो वो उसमें एंगेजमेंट ज्यादा रहता है, तो उसको इससे बाहर रखा गया है। लेकिन ये बताया गया कि अगर एक साथ इलेक्शन होते हैं तो इसमें क्या होगा कि जो वोटर होंगे, वोटर में जो हमारे यहाँ जो वोटर हैं उनमें इसको लेके जागरूकता आएगी। क्यों? क्योंकि वो 5 साल में एक ही बार जो है वोट डालेंगे, तो उनका पार्टिसिपेशन जो है इसमें बढ़ जाएगा। अभी बार बार इलेक्शन होते हैं, कभी अर्बन लोकल बॉडीज के हो रहे हैं, कभी पंचायती राज के हो रहे हैं, कभी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के हो रहे हैं, कभी जो है पार्लियामेंट के हो रहे हैं। तो इलेक्शन जो इलेक्टर जो होता है, जो वोटर होता है, वो इससे ऊब जाता है, इस पूरे प्रोसेस से ऊब जाता है। तो अगर एक ही बार इलेक्शन होंगे तो उसमें पार्टिसिपेट करने की जो इच्छा शक्ति है, जो डिटर्मिनेशन है, वो ज्यादा रहेगा। ठीक है, और दूसरा ये भी है कि वो उबाऊ नहीं होगा, थकाऊ नहीं होगा, और हम इसके थ्रू जो है अपने यहाँ पे जो इलेक्टर्स होते हैं
उनको हम अच्छा जो है उनको पार्टिसिपेशन का मौका दे सकते हैं। इसके अलावा खर्च को बचाया जा सकता है। इसके दोनों अपने इशू हैं, इसके दोनों अपने मेरिट हैं, डिमेरिट हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको इसमें इस टॉपिक में मैंने आपको वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में बताया। ठीक है, आई होप कि आपको ये ठीक अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है, आपको अच्छा लगता है, तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। आज के लिए बस इतना ही।